सभी दोस्तों का स्वागत है। हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन सेट नंबर 1 का ऑलरेडी कर दिया है और आपका साइंस का सारा सॉल्यूशंस कर दिया गया है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स सब का सॉल्यूशन किया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सारे वीडियो मिलेंगे, तो उनको देख लेना। उसके अलावा अभी हम सितंबर और अक्टूबर में जो मासिक जांच परीक्षा के पेपर सॉल्व कर पाए हैं तो उनको ज़रूर देखना। उसमें जितने भी एमसीक्यू हैं वो बहुत काम के रहेंगे आपके। उसके अलावा मैंने बहुत सारे आपको पेपर सॉल्व कराए हैं जिस जिस जिले में हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप ज़रूर याद करना ताकि आपका स्कोर जो है 90+ चला जाए। मैंने जो बताया है कि अगर मेरे चैनल पे आप जुड़े हुए हैं और सितंबर से लेकर अभी तक की जो वीडियो देख रहे हैं तो 90+ या 90+5 यानी 95% या 90% यानी कि 90% या 95% नंबर आपके आ जाएंगे 100 में से। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, और मैं ऐसे वैसे नहीं बोलता हूँ जब तक मैं एनालिसिस नहीं कर लेता। तो पूरा एनालिसिस है मेरे पास, और मैंने जो चैनल पे डाले हैं वीडियो, अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं और सारे वीडियो को तैयार कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 90+ आपका स्कोर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें है आपका 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लुई 16वें। ठीक है, 10 ये है और 6 ये 16वां। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू जो थे लेखक इसके, जो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, यह किसका कथन है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपका मंथली एग्जाम पेपर जो है उसमें भी आया हुआ है, तो उसमें भी मैंने सॉल्व कराया। ठीक है, तो मैटरनिक जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी जर्मनी एक राष्ट्र कब बना था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी 1871 ईस्वी में। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो मैंने जैसे बताया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की लिस्ट में आप सारा अपना सब्जेक्ट देख सकते हो। सारे के सारे सब्जेक्ट अपलोड किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख ले चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको जितनी भी वीडियो हम बना रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा। तो यहाँ पे फेडरिक सरायू कौन था ये आपको बताना है। तो ये जो आदमी था ये एक फ्रांसीसी चित्रकार है। आपको भी पता है, आपने जब ये बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। उसके अलावा सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो कब गए थे? सन 1893 में गए थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपको याद रखना है। उसके बाद में चोरा चोरी में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो ये हुई थी 5 फरवरी सन 1922 को। उसके बाद में रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को सन 1919 में पारित किया गया था। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था? तो आनंद मठ नाम की पुस्तक से लिया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, बापू किन्हें कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, महात्मा गांधी को। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है इसमें समप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको सभी को पता होगा, दो संसाधन होते हैं, एक नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। तो यहाँ पर आपको दो ही संसाधन पे टिक करना है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेतियाँ वहीं की जाएंगी जहाँ पर आपके पहाड़ी क्षेत्र हों, ऊंचाई वाले क्षेत्र हों। तो वहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो आप इनका नाम जानते हैं? इनमें से बताइए पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो सभी डेल्टाओं पर जो है आपके पूर्वी तट के नदियों के डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन में, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, का ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है इसमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो सीधी भागीदारी का मतलब होता है जिसमें सरकार का कोई भी दखल ना हो। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट है। इसमें वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये आपका सरकार के द्वारा किया जाता है, तो घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियाँ भारत में पाई जाती हैं? तो लगभग 8% विश्व की पाई जाती हैं। ठीक है, का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वन जीव
यानी रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सन 1972 में लागू किया गया था। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट थी ये जवाहरलाल नेहरू की थी। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके ही राज्य में स्थित है, हमारे राज्य में स्थित है, झारखंड में। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो 20वां क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो ये सरदार सरोवर बांध एक बार जो है विवाद में भी आया था, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी जो है आपके जंगल डूब सकते थे। तो ये गुजरात में है। ख ऑप्शन करेक्ट करना है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसकी गणना करने का सूत्र सिंपल सा है, देश की कुल आय देखी जाती है और उसको डिवाइड किया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। यानी देश की आय अगर 100 रुपये है और प्रति व्यक्ति आय जो है 2 रुपये है, तो इसको हम काट करके निकाल लेंगे, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो 50 जो है यहाँ पर आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय की गणना। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक की किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो वो प्रति व्यक्ति आय को ही अपनाता है कि प्रति व्यक्ति कितना कमाता है, उसका हर व्यक्ति कैसा खुश है, कितने रुपए कमाता है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, नवीनीकरण साधन का उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए, कोयला, पेट्रोल, ये दो चीज़ें बनाई जाती हैं और खोद करके निकाली जाती हैं और इसके सीमित वो हैं क्षेत्र, लेकिन भूमिगत जल है, ज़मीन के अंदर की जो जल है वो हर जगह पाई जाती है। तो इसलिए इसका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 24 नंबर है, लोगों के विकास के लक्ष्य खालिस्तान होते हैं। तो लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और परस्पर विरोधी भी होते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं दोनों में से कोई भी एक, क्योंकि भिन्न भिन्न होते हैं। आपका क्या है, मेरा क्या है, सभी का अलग अलग होता है। इसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन में, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। यानी कि उसने क्या करा कि अपने गेहूं को आटा मिल वाले मालिक को बेचा। उसके बाद में मिल मालिक ने उसको बिस्किट कंपनी को 15 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा। चाहे जितने भी रुपए से बेचे कोई दिक्कत नहीं है। इसने अब आटा वाली कंपनी ने इसको बिस्किट वाली कंपनी को बेचा और बिस्किट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और बाजार के उपभोक्ताओं को 80 रुपये में, यानी कि 20 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिस्कुट बेचा। इस पैसे का कोई लेना देना नहीं है इस स्टेटमेंट से। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो सकल घरेलू उत्पाद में हम जो मूल्य लेंगे वो बिस्कुट का लेंगे, क्योंकि बिस्कुट जो है वो आपके सभी चीज़ों के लास्ट में बना है, यानी कि सबका मूल्य बिस्कुट के अंदर समाहित किया गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद में हम घ ऑप्शन करेक्ट करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो विनिर्माण यानी क्योंकि कोई भी निर्माण किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्रक में आता है। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहाँ सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि उसका अवकाश का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर वो अवकाश करेगी तो उसका सैलरी कट जाएगी। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, यानी उसको छुट्टी लेने पे भी पैसे मिलते हैं। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्रक संगठित है और किसका असंगठित? संगठित मतलब जो सुचारू रूप से सही तरीके से है और असंगठित मतलब जो सही तरीके से नहीं है। तो पहला जो अनीता वाला है वो आपका असंगठित है और सीता वाला संगठित है, क्योंकि उसको छुट्टियां मिल रही हैं, लेकिन इसको छुट्टियां मिलने के बाद में इसके पैसे कट जा रहे हैं। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य खालिस्तान होता है तो पहले से ही शामिल होता है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अस्तित्व में कब आया, यानी कब लागू किया गया? तो ये आया था 2005 में। 30वां जो क्वेश्चन है, भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया गया है? तो भंडारण यानी कि लास्ट ऑप्शन होता है, तो तृतीय क्षेत्रक में इसको शामिल किया गया है। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है इसमें पूछा गया है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? असत्य बताना है। तो असत्य में आएगा घ ऑप्शन करेक्ट, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। अदालतों को सभी चीज़ों का अधिकार है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो बेल्जियम में लगभग 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, श्रीलंका में तमिल को कब राष्ट्र भाषा घोषित किया गया था। तो वहाँ पर सन 1960 में तो जो है आपका तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, यानी कि श्रीलंका के सारे लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। आप बोल सकते हैं कि श्रीलंकाई लैंग्वेज कौन सी है, तो तमिल लैंग्वेज है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा है मिला। इसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सारा है राष्ट्र और उपराष्ट्रपति, राज्य और राष्ट्रपति जो है सुमेलित है, नगर निगम और मेयर भी सुमेलित है, ग्राम पंचायत और सरपंच भी सुमेलित है, लेकिन भारतीय संघ और राष्ट्रपति सुमेलित नहीं है। तो का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इसमें क्या है, 36 नंबर में है, 7 पार्टी अलायंस यानी कि सब दलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था। तो ये 7 जो आपका ये पार्टी जो अलायंस पार्टी है, 7 पार्टी अलायंस, ये नेपाल की पार्टी है। तो इसलिए इसका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर पार्टी है, बोलीविया किस महादेश में अव्यवस्थित है। तो ये आपका लैटिन अमेरिका बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं तो इसको दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका आप बोल सकते हैं, या तो लैटिन बोलेंगे। तो यहाँ पे भी लतीनी लिखा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका 38 नंबर है, बोवीलिया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फेडेकोर ने किया था, का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। तो 39 नंबर में पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं, ये जो है ये असत्य है, क्योंकि ये दोनों समान प्रकृति के नहीं होते हैं। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर है, नेपाल में SPA यानी 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतिम सरकार का जो है प्रधानमंत्री चुना था, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन, राजा वीरेंद्र को, ठीक है। तो ये ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने 40 प्रश्नों के उत्तर देख लिए आपका SST का, और इसी तरह से SST का मैंने फर्स्ट जो सेट है उसको सॉल्व किया है। इसके अलावा आपके सारे सेट मैंने सॉल्व किए हैं, उनको देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाना और सारे वीडियोस देख लेना। इसके बाद में आप शेयर ज़रूर करें, भूलें नहीं, शेयर अपने दोस्तों के साथ करें ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। उसके अलावा आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बैठे हुए हैं और आपने बेल आइकन दबा रखा है तो 90+ स्कोर आपका कहीं नहीं जाएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। सारे वीडियोज़ जो मैंने सितंबर से अभी तक डाले हैं आपके लिए उनको पढ़ लेना बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बुक भी नहीं उठाना, लेकिन वो सितंबर से लेकर अब तक के जितने मैंने पेपर डाले हैं उन सबको पढ़ लेना। इस पूरे पेपर की जो PDF फाइल है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो PDF भी डाउनलोड कर लेना। ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी और आंसर आप वहाँ पे पेंसिल से टिक कर लेना, पेंसिल से लगा लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा जो है इस पेपर का सोल्यूशन मिला है, और आने वाले समय में आपके सारे सेट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सारे कंप्लीट सेट सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी के बाकी जितने भी आपके सेट्स बचे हुए हैं उनको इसी लिंक में मैं डालूंगा, तो आपको इधर उधर किसी भी लिंक की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।